नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार प्रदान किए। तेलंगाना ने पहला पुरस्कार जीता। केंद्र ने कहा, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों में विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की मजबूत शुरुआत। और चीन में विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जीत दर्ज की। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में गांधी स्मृति में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद भवन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिड़ला ने लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों और महाविद्यालयों के 99 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। उनमें से 30 चयनित प्रतिभागियों ने देश के विकास में इन महान हस्तियों के योगदान और जीवन के सिद्धांतों तथा आदर्शों के बारे में विचार व्यक्त किए। श्री बिड़ला ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के दर्शन, आदर्श और विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल से दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। यही हमारा संकल्प है आज कि हम देश के नौजवानों के अंदर महात्मा गांधी जी के विचार हर व्यक्ति के जन जन में पहुंचे, विद्यालय में पहुंचे, महाविद्यालय में पहुंचे। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो महात्मा गांधी जी के दर्शन और विचारों को लेकर चले, ताकि हम नया भारत बना सकें, आत्मनिर्भर भारत बना सकें और संकल्प, आत्मविश्वास हमारी ऊर्जा शक्ति हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं से समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से स्वच्छता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के पथ पर देश को आगे ले जाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल में गांधी जयंती का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमें बापू के आदर्शों के अनुरूप रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे खादी के कपड़े और खादी उत्पाद खरीदें। यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शास्त्री जी की सादगी और निर्णय क्षमता सदैव स्मरणीय रहेगी। गुजरात सरकार ने गांधी जयंती पर खादी और हथकरघा उत्पाद पर
30% की छूट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी खादी और हथकरघा उत्पादों पर 10% छूट बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे लोग अधिक से अधिक खादी से बने उत्पादों को खरीदें। इस अवसर पर गुजरात में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर में कीर्ति मंदिर में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। साबरमती आश्रम में केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक वसुधा गुप्ता और अपर महानिदेशक अतुल कुमार तिवारी सहित कई अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। श्री अग्रवाल ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने आग्रह किया कि देश को स्वच्छ रखने के लिए सभी लोग हर वर्ष 100 घंटे स्वच्छता के प्रति समर्पित करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने गांधी जयंती पर लोगों से उनके अहिंसा के सिद्धांत पर चलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के शांति, सम्मान और गरिमा के मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए गांधी जयंती मना रही है। उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों पर चलकर वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। चीन में भारतीय दूतावास ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय राजदूत प्रदीप रावत ने पेइचिंग में जिनतेई कला संग्रहालय में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पेइचिंग के स्कूली छात्रों ने मंडारिन और अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पाठ किया। राजदूत प्रदीप रावत ने कहा कि लाइफ आंदोलन पर्यावरण के लिए जीवन शैली के मूल में महात्मा गांधी जी के विचार ही निहित हैं। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग गांधी जयंती पर आज पूरे देश में स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 और जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन मूल्यांकन पुरस्कार प्रदान किए। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार तेलंगाना को, दूसरा हरियाणा और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार को पहले, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को दूसरे तथा सिक्किम को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार मिला। जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन मूल्यांकन श्रेणी में पुदुचेरी पहले, गोवा दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का संकल्प लेना चाहिए। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जिसका विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रहे। इस लक्ष्य को पाने में हमारे सामने काफी बड़ी चुनौतियां होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कुशल राजनीतिक नेतृत्व के तहत हमारी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा अन्य भागीदारी और सबसे बढ़कर जागरूक नागरिक अपने संयुक्त प्रयासों से भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि सफाई की आदत बचपन से ही डाली जानी चाहिए। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार बापू ने कस्तूरबा गांधी से बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जो बा ने पूछा कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो बापू ने कहा, बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में देश भर के 3 लाख गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य जारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आज विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये अभियान सरकार में कबाड़ के निपटान और लंबित मामलों को कम करने सहित स्वच्छता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य जन शिकायतों और पुराने मामलों का समय से और प्रभावी निपटान करना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों द्वारा चिन्हित
67,000 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक डाकघर, रेलवे स्टेशन और अन्य सरकारी कार्यालयों में मिशन मोड पर सफाई अभियान चलेगा। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज सुबह फिट इंडिया फ्रीडम रन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ कानून मंत्री किरेन रिजिजू और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की तो उनका दृष्टिकोण पूरे देश को फिट बनाना था। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से फ्रीडम रन के इस संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एआईआर का प्रोग्राम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और इस विषय पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवाल हमें मिल जाने चाहिए अक्टूबर 5 तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार प्रदान किए। तेलंगाना ने पहला पुरस्कार जीता। केंद्र ने कहा, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों में विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत की मजबूत शुरुआत। और चीन में विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जीत दर्ज की। केंद्र ने कहा है कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। गेहूं और चावल के खुदरा और थोक मूल्यों में कमी आई है तथा गेहूं के आटे की कीमत पिछले सप्ताह के दौरान स्थिर रही। केंद्र ने किसी भी तरह की मूल्य वृद्धि से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं और गेहूं तथा चावल के मामले में निर्यात संबंधी विनियम लागू किए गए हैं। कीमतों पर काबू पाने और समाज के कमजोर वर्गों को किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। इससे आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान देश में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरपीएफ तथा आरपीएसएफ कार्मिकों सहित रेलवे के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। इस फैसले से 11,27,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्णय से राजकोष पर 1,832 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना थी कि सभी राज्य पार्टी इकाइयों का राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अपना मुख्यालय होना चाहिए। श्री मोदी ने वर्ष 2014 में निर्णय किया था कि देश भर में 512 कार्यालय स्थापित किए जाएंगे,
जिनमें से 235 कार्यालय बन चुके हैं और शेष कार्यालयों का काम जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए 17 जिला कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज त्यागपत्र दे दिया है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बाद नीतीश मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले सुधाकर सिंह दूसरे मंत्री हैं। कैमूर जिले के रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह हाल ही में कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने के लिए चर्चा में आए थे। उन्होंने कहा कि कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम और मंडी प्रणाली बहाल होने तक वे आराम से नहीं बैठेंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सुधाकर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि वे कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी मारा गया और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। हत्या में शामिल आतंकवादियों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। इससे पहले आज तड़के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के गुमराह युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया है। उपराज्यपाल ने महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में आयोजित 1 महीने के समारोह के अंतिम दिन ये बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति ने आतंकवाद के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। वडोदरा में कल डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में विश्व का समर्थन जुटाने में सफल रहा है। हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे, और इसमें जो है दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद को शह देने वालों पर दबाव है और इसे सबसे अधिक बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से मुलाकात कर भारत और मालदीव संबंधों के विकास के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री क्वात्रा 3 दिन की मालदीव यात्रा पर हैं। श्री क्वात्रा ने मालदीव के विदेश सचिव अहमद लतीफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और मालदीव की भारत प्रथम नीति के बारे में आपसी हितों के मुद्दों पर मिलकर काम करने पर चर्चा की। भारत के लिए मालदीव हमेशा एक करीबी और महत्वपूर्ण पड़ोसी रहा है। कोविड महामारी से उत्पन्न बाधाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की भूस्थानिक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 12.8% की वृद्धि दर से 63,100 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए कई क्षेत्रों में भूस्थानिक अनुप्रयोगों के दायरे का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूरे ग्रामीण क्षेत्र का डिजिटलीकरण और मानचित्रण कर रही है। युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना का दूसरा चरण आज शुरू किया गया। देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के युवा लेखकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इसे देखते हुए योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। खुले में शौच से मुक्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से इस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया गया था। अभियान का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला। पहले चरण के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इस अभियान का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करना है। श्री मोदी ने कहा था कि महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर एक स्वच्छ भारत सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता प्रतिज्ञा का नेतृत्व किया, जिसमें देश भर के करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए श्री मोदी ने लोगों से महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने का आह्वान किया। महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। ऐसा मानकर हर एक आदमी देखे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो विषय सब साफ ही रखेंगे और उसका नतीजा ये आता है कैसे वो बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहूँगा वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो विषय आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली नहीं पड़ा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आम लोगों की भागीदारी से स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया। लोग खुले में शौच मुक्त व्यवहार बनाए रखें और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सर्वसुलभ हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के रूप में ये अभियान दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियों का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त व्यवहार पर जोर देना और गांवों में ठोस तथा तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान की इस यात्रा में एक मिशन, सम्मान, गरिमा और मातृभूमि के प्रति अप्रतिम प्यार दिखाई देता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा पर देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री मुर्मू ने कहा कि दुर्गा पूजा महिला शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिस समाज में सही मायने में हर स्तर पर महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, वही आधुनिक, विकसित और न्यायपूर्ण समाज है। उन्होंने लोगों से ऐसे समाज का निर्माण करने का आग्रह किया जहां महिलाओं का सम्मान हो और वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समान रूप से योगदान दे सकें। राष्ट्रपति कल 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगी। सुश्री मुर्मू अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगी। राष्ट्रपति गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी और अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स का उद्घाटन करेंगे।
श्री मोदी लुहनु मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समारोह में शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। गृहमंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। गृहमंत्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री शाह 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री सुरक्षा की स्थिति और विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। रेलवे ने इस वर्ष सितंबर में 1,150 लाख टन की अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई की है। पिछले वर्ष सितंबर की तुलना में ये 9.15% अधिक है। रेलवे ने 68 लाख टन कोयले की ढुलाई की है। इसके बाद लौह अयस्क, सीमेंट और उर्वरक का स्थान है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कुल 7,360 लाख टन माल की ढुलाई हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6,680 लाख टन माल की ढुलाई हुई थी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने कल नवी मुंबई में 1,476 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 198 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और 9 किलोग्राम कोकीन बरामद की। देश में मेथाम्फेटामाइन और कोकीन जैसी प्रतिबंधित नशीली दवाओं की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। शुक्रवार को निदेशालय के अधिकारियों के दल ने आयातित संतरे ले जा रहे एक ट्रक को वाशी में रोककर जांच की, जिसमें बड़ी संख्या में ये नशीली दवाएं मिली। गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 2 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। KL राहुल ने 57 और कप्तान रोहित शर्मा ने 45 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चीन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की है। पहले मैच में भारत को जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय महिला टीम कल मिस्र के साथ खेलेगी। भारतीय पुरुष टीम ने विश्व की दूसरे नंबर की टीम जर्मनी को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में हरियाणा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण, सेना ने रजत और तमिलनाडु ने कांस्य पदक जीत लिया है। महिलाओं की रिले दौड़ में तमिलनाडु ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण, हरियाणा ने रजत और कर्नाटक ने कांस्य पदक हासिल किया। तैराकी में असम की आस्था चौधरी ने 100 मीटर बटरफ्लाई हीट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पदक तालिका में सेना 23 स्वर्ण के साथ पहले, हरियाणा 21 स्वर्ण के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 13 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। कश्मीर घाटी में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की चोटियों और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में कल रात इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग की अफरवाद पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों और वहां मौजूद पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान है। मुंबई में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। कोलकाता में बूंदाबांदी और चेन्नई में बारिश हो सकती है। जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी, शिलंग, गंगटोक, अगरतला, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार प्रदान किए। तेलंगाना ने पहला पुरस्कार जीता। केंद्र ने कहा, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों में विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की मजबूत शुरुआत। और चीन में विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जीत दर्ज की।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।